बिल्लो रानी, तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। जाली वजीर आजम इमरान खान मकबूजा कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर आ गया है। कितनी ढिठाई है कि कश्मीर में वोट मांगने आ रहा है। इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है जो कि कश्मीर का सफीर बना है। दोनों साइडों के कश्मीर खुद अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ इत्तफाक किया है। तरीके लब्बाक के ऊपर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। हस्ब मामूल मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज जो पहली स्टोरी है वो कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से है और उसमें महसूस किया जा रहा है कि बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं मुखालफिन के लिए। हम अल्लाह जाने अपने नौजवान नस्ल को क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम दे रहे हैं। दूसरी स्टोरी है कि वफाकी वज़रा के अंदर टेंशन है और होनी चाहिए। जहाँ लोग इकट्ठे बैठते हैं वो आपस में इख्तिलाफ भी करते हैं और पंजाबी में कहा जाता है कि अगर बर्तन भी हों एक जगह पे तो वो भी आपस में खड़कते हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं। लेकिन इसके साथ एक और फ़ैसला हुआ है, वो है कि एक नौजवान को इंडक्ट किया गया है मिनिस्ट्री के अंदर। तीसरी बात है कि तहरीक लिबाए पाकिस्तान के बारे में पाबंदी लगाने का जो फ़ैसला है उसको जारी रखा जाएगा। और फिर अफ़गानिस्तान, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, तालिबान कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, कोई कह रहा है वो हार रहे हैं। और एक बड़ी अजीब बात मैंने महसूस की कि हम जो एंकर हैं, हम जो लिखारी हैं, न जाने लाशऊरी तौर पे क्यों तालिबान की खेल खेल रहे हैं, क्यों उनकी कामयाबियाँ जो पता नहीं उनकी हैं भी नहीं उनको भी हम क्लेम करवा रहे हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं प्रोग्राम को शुरू करूँगा। एंटी क्लॉक मैं आज खुद शुरू करूँगा क्योंकि जो अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने मेरे लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। किसी ऐसे शख्स को गद्दार कहना जिसको सज़ाए मौत इसलिए दी गई कि वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, उसको सज़ाए मौत इसलिए दी गई कि वो पाकिस्तान के अवाम का मोतबर तरीन लीडर था, उसको सज़ाए मौत इसलिए दी गई वो इस्लामी उम्मा को रिप्रेजेंट करता था, उसको सज़ाए मौत इसलिए दी गई कि उसने पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको जारी रखा, उसको सज़ाए मौत इसलिए दी गई कि वो हिंदुस्तान की कैद से पाकिस्तान के कैदियों को छुड़ा के लाया और वापस ला के उनको इज्जत दी, उनको बहाल किया। एक इंच ज़मीन नहीं हमने दी, इसके बावजूद हमने अपने तमाम कैदी छुड़वाए। आज वो शख्स को गद्दार कहा जाए तो दुख होता है, अफसोस होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नौजवान नस्ल को नहीं पता कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन था। जिनको वो मुखातब कर रहा है वो 2000 के बाद की पैदाइश हैं, वो 18, 19, 20, 21 साल के लोग हैं, उनको नहीं पता कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन है। ये अफसोस की बात है। आप अपने इख्तिलाफ़ात को अपनी हद तक रखें लेकिन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट न करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। गंडापुर साहब, आपके बारे में भी बहुत सी बातें हैं जिन पे मेरा यकीन नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज है, मैं नहीं मानता। मुमकिन है आपके मुखालफिन ने ये बात की हो। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा इलेक्शन में आप एक बैलेट बॉक्स उठा के भाग गए थे, मैं नहीं मानता, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब PTI की तरफ बनी गाला की तरफ जा रहे थे नौजवान जद्दोजहद करते हुए, आप उनके साथ नहीं थे, आप शहद की बोतलें आप लिए फिरते थे, मैं नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप अपने इख्तिलाफ़ात को एक इलेक्शन तक महदूद रखें। और अब आपके बारे में ये कहा गया है, देखा गया टेलीविज़न पर कि आप पैसे दे रहे हैं। मुझे अफसोस है, मेरे बुज़ुर्ग हैं आप,
मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए एहतियात करें। जी बुखारी साहब। देखिए, बहुत कुछ तो आपने कह दिया है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मैं एक वाक़या, अगर तारीख़ी एतबार से मुझे इजाज़त देंगे आप, मैं कोशिश करूँगा अपने वक्त में उसको मुकम्मल कर दूँ। वो आपने कहा कि उन्होंने प्रोग्राम जारी रखा, एटमी प्रोग्राम नहीं, उन्होंने, वो खालिक थे, वो बानी था इसका, उसने ये आइडिया खुद कंसीव किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। एक बात, इस प्रोग्राम के हवाले से हेनरी किसिंजर साहब 1976 में मैसेज लेके आए प्रेसिडेंट का और पेंटागन का कि जनाब आप ये प्रोग्राम तर्क कर दें, वरना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मुलाकात हुई थी, उन्होंने प्रॉपर मुलाकात मांगी थी, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि मैं आपको मिलूँगा लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर और 1 घंटा है आपके पास, सिर्फ मेरे साथ बैठे हुए दोनों सीनियर आदमी, इनको पता है ये वाक़या है, ये तारीख़ है, कहानी नहीं है। सो ही केम एंड ही सेड कि आप प्रोग्राम ये तर्क कर दें। उसने कहा गुजारिश ये है कि मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन होने वाले हैं, अब मैं कोई कमिटमेंट करूंगा पता नहीं मैं निभा पाऊंगा कि नहीं, तो इलेक्शन के बाद आप तशरीफ़ लाएं तो फिर इस पे बात होगी। वो चला गया। उसके बाद 2 साल के बाद उनकी मुलाकात हुई, जब इलेक्शन हो गए और अभी वो थे, तो वो मिले पेरिस में, यानी चंद महीनों के बाद। तो उन्होंने कहा जनाब आप बताएं। उसने कहा यार वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, जो कमिटमेंट मैं आपके साथ करूंगा वो पता नहीं आपके प्रेसिडेंट पूरी करेगा कि नहीं। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा, मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ, उसने कहा शटल डिप्लोमेसी में आई बिफूल्ड द होल वर्ल्ड एंड देयर वाज ओनली वन मैन हु बिफूल्ड मी ऑन द सेम इशू ट्वाइस। इतना बड़ा आदमी था, उसके कदकाठ के लिए ये उसके बारे में बात करते हैं। जो बात है किसी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहना, मतलब ठीक है आपका इख्तिलाफ है, आप जो मर्जी कहें। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके नाम से पाकिस्तान की एक शनाख्त है वो, और मरीम नवाज़ एक पॉपुलर लीडर है जिसके सामने क्राउड जो है वो क्राउड मैग्नेट है। इस तरह बिलावल भुट्टो, इनके बारे में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, डाकू रानी, बिल्लो, ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये इनडिसेंसी जो है, इसमें ये इन्होंने इमरान खान की दुश्मनी की है। उसके बारे में भी पोतड़े खुलेंगे अब। एक तो ये कि ये जो इनडिसेंसी है, ये जब जमहूरियत में आती है तो जमहूरियत के फल जो है वो हासिल नहीं होते, मुल्क आगे नहीं बढ़ता, मुल्क जो है वो इससे जमहूरियत को नुकसान होता है। जमहूरियत में अक़लियत के हकूक़, इंसानों के बुनियादी हकूक़, तमाम आज़ादियाँ जो है अगर इनका एहतराम ना करें और अपनी आप मेजॉरिटी पर बुलडोज करने की कोशिश, तो उन मुल्कों में ना तरक्की होती है, ना मुल्क आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया में जिन्होंने जमहूरियत के फल हासिल किए हैं वो है डेनमार्क है, वो फ्रांस है, वो जर्मनी है, वो जो है वो बेल्जियम है, वो इंग्लैंड है। ये इनडिसेंसी करके इन्होंने जो इमरान खान के हदफ हैं उनको नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को नुकसान पहुँचाया, और ये इनडिसेंसी पाकिस्तान में जो है वो तवील अर्से से चली आ रही है। और यही वजह कि जमहूरियत के बावजूद हम जमहूरियत के फल नहीं ले सके, हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए। हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए कि हमने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। जो बातें आपने डिसेंसी जो है वो मस्ट है। बात यह है कि ये कोई भी होशमंद इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता। सियासतदान तो बड़ी दूर की बात है। और पहली बात है, अली अमीन गंडापुर को मैं समझता ही नहीं कुछ हैं वो आज हैं। इस तरह के कई लोग माजी में आए, इस तरह की उल्टी सीधी ऑल फॉल बक के ख़त्म हो गए। और हो क्या रहा है, पिछले 9 साल से हम अपनी सियासत में इखलाकियात को दिन ब दिन पीछे गिरावट की तरफ लेके जा रहे हैं। बुखारी साहब, बात यह है कि क्या जो आपने बात की कि आने वाली नस्ल को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये सियासतदान हैं, हम वो लोग हैं जो आपके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, हम हैं वो सियासतदान असम्बलियों में भारी भरकम वोट लेकर बैठते हैं और इन टैक्स के पैसे पे अपनी जितनी शान शौकत को एंजॉय करते हैं। हम इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की स्टोरियाँ, इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू के लिए आए। और यार खुदा का खौफ खाओ, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, इस कौम के 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के कस्टोडियन हो। आपको सोचना चाहिए, आप उधर इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हो तो आप इलेक्शन कैंपेन में जो आपने पाकिस्तान में अच्छी चीजें की हैं वो गिनवाओ, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी है। इस चीज को अब खत्म करना चाहिए। आप सियासत में टॉलरेंस को डे बाय डे खत्म करते जा रहे हैं। और आखिरी बात मैं ऐड कर दूं
मैं समझता हूं कि बार बार मैं अपने शो में एक बात कहता हूं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जितना सेंसिटिव है, उस इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन, जिसकी इमरान खान खुद माजी में 9 साल ये बात करते रहे कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ताकतवर होना चाहिए ताकि तमाम सियासतदानों को नकेल डाल सके, आज वो इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? इस तरह की बदमज़गी और इस तरह की गुफ्तगू को देख के इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून लेने चाहिए। जावेद, आपने कहा, जावेद मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को सोचना चाहिए कि ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है कि आप पर मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है, ऐसा ना कीजिए, इसको अच्छे माहौल में। और एक बात जो मैं अगर इजाज़त दें आप ऐड कर दूं कि ये जो हरकत इन्होंने की है, अगर इसकी जवाबा गज़ल आया तो इनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इमरान का बहुत नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात की है। फातिजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। मैंने जैसा कहा कि इख्तलाफ तो होता है, घर में इख्तलाफ होता है, और ये तो काबीना है, हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखा के प्राइम मिनिस्टर के करीब होना चाहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो करीब होगा उसकी ज़्यादा इज़्ज़त हो जाएगी, उसको ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। और वजारत तवानाई की एक डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इस पर मेरे दोस्त बात करेंगे। मैं मोनस अलाई को मुबारकबाद देता हूँ कि आखिरकार उनको वजारत मिल गई, और जो वजारत मिली है वो बहुत उनके लिए अहम है। जी इफ्तिखार साहब, मोनस अलाई को वज़ीर बनाना इमरान खान की मजबूरी और जमहूरियत का जबर था। परवेज़ इलाही पहले दिन से मोनस अलाई को बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान उससे इनकार कर रहे थे। लेकिन परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी से लाहौर में मुलाकात करके जो कुर्बत दिखाई, उसका मतलब ये था कि पंजाब में जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसको इमरान खान ने अगली इलेक्शन में टिकट नहीं देना, या वो पहले से डरे हुए होंगे। तो अगर वो जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है वो परवेज़ इलाही के और आसिफ जरदारी के नज़दीक आने की वजह से उनके लिए आसिफ जरदारी पुरकशिश हो जाते, और पंजाब में जो है आसिफ जरदारी की जड़ें फैलती और वो यहाँ पर इलेक्शन में कुछ कामयाबियाँ हासिल करते। और परवेज़ इलाही ने बड़ी कामयाबी के साथ इसको ये खेल खेला, एक प्ले किया। खेल तो मैं नेगेटिव लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, एक अक्लमंदी का, एक दानिशमंदाना एक स्टेप लिया, और जो है वो इमरान खान मजबूर हो गए कि वो परवेज़ इलाही को की बात माने और मोनस इलाही को जो है वो बना दें, और उन्होंने मोनस इलाही को बना दिया। और अब सूरत हाल ये है कि अब अगला खेल ये नहीं है कि परवेज़ इलाही हार गए, अगले प्ले में जो अगला इलेक्शन आने वाला है परवेज़ इलाही इसको फिर रिपीट करेंगे, अब देखिएगा, और दोनों तरफ से वो इसको कैश करवाएंगे और अगले इलेक्शन में ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। और मुमकिन है कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। यस, अगर जो है वो 30-40 अरकान आसिफ जरदारी को मिल गए जो इलेक्टेबल हैं, तो वो पंजाब में इस पोजीशन में होंगे कि वो परवेज़ इलाही की बात मानकर परवेज़ इलाही के साथ अलायंस करके परवेज़ इलाही को अगेंस्ट इमरान खान, नहीं अगेंस्ट इमरान खान एंड अगेंस्ट शहबाज शरीफ, अगेंस्ट मरियम, अगेंस्ट शहबाज शरीफ। बात ये है कि अंजुम साहब ने जितने बातें की हैं ठीक है, पहली बात ये हम अगले इलेक्शन तक जाने नहीं चाहिए, आज इधर ही रह जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है। आप ये तो नहीं कह रहे कि ये अगले इलेक्शन तक नहीं जाएंगे? अगला इलेक्शन बड़ी दूर है, उस वक्त बहुत ज्यादा आगे पीछे चीजें हो जाएंगी। आपसे मैंने कहा ये जो हुआ मसला काबीना वाला, मैं आता हूं क्योंकि आप तवानाई के माहिर हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इमरान खान ने 1.5 साल परवेज़ इलाही को मिलना भी गवारा नहीं किया था, एक। दूसरा, उन्होंने टाइमली बहुत दफा मैसेज दिया कि आप चौधरी सालक को मिनिस्टर बना लें, हम मोनेस को नहीं बनाएंगे। इवेंचुअली इमरान खान को ही सरेंडर करना पड़ा। तो दीज आर द फैक्ट्स जो मैं करना चाहता था। बाकी रह गई काबीना का मसला। काबीना में देखें इफ्तिखार साहब, एक ग्रुप असद उमर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। असद उमर ने जब से जहांगीर खान तरीन को असद उमर और आज़म खान ने मिल के आउट किया है, उस वक्त से असद उमर क्या चाहते हैं कि काबीना की तमाम चीज़ें, जितने आपके पाकिस्तान के फैसले हों, वो अपने आप को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो तमाम फैसले उनसे राउट होकर प्राइम मिनिस्टर तक जाएं।
असल कहानी ये है। और अली जैदी साहब इसमें सबसे बड़ी, जो हम कर रहे हैं ना बात के अली जैदी और हमाद अजहर को तकलीफ है या ताबश गौहर को, उन सब को तकलीफ ये है कि तमाम फैसले असद उमर खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। असल मसला ये है, जो टर्मिनल वाला मसला है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, बिजली का मसला, जो गैस का मसला, वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, उसमें अब कोई अभाम नहीं रह गया। फिर और ये लोग चाहते हैं, असद उमर क्या चाहता है? असद उमर चाहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट कोई फैसला ना करे, प्राइम मिनिस्टर तक ना जाए, जिसने भी काम करना है वो या मेरे जरिए होके जाए या आजम खान के जरिए जाए। असल मसला ये है। जी बुखारी साहब, ये है असल मसला थ्रू आजम खान। मेरे ख्याल से और काफ़ी सही रोशनी इन्होंने डाल दी है इसके ऊपर। दो तीन बातें मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, एक तो काबीना की चपकलिश जो होती है, और वो चपकलिश जो फिर अवामुन नास तक पहुँचनी शुरू हो जाए, पब्लिक हो जाए, उससे हमेशा काबीना का सरबराह जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको नुकसान पहुँचता है। ये उसके फ़ायदे में नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लड़ाई जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो फैसला अपनी जगह है, लेकिन जो एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर से लड़ाई है उसमें भी असद उमर साहब का अमल दखल है, उसमें भी जो आज़म खान है उनका अमल दखल है। आप देखिए कि असद उमर साहब जो हैं वो LNG के हवाले से कुछ और बात कर रहे हैं, जो हमाद अजहर साहब हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, अली जैदी साहब कुछ और कह रहे हैं, नदीम बाबर साहब कुछ और कहते गए हैं। तो ये जो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर जिसको कहें एक साइकिल जो है वो घूम रहा है बार बार, उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन ऑर्डर टाइम पर ना प्लेस करना, इल एडवाइस करना प्राइम मिनिस्टर को, उसका नुकसान आज देख लें कि आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, आपके बिजली का क्राइसिस है, आपकी गैस का क्राइसिस तो है ही, लोगों को पूछे जिनके पास लोड शेडिंग हो रही है। तो ये सूरत हाल जो है इमरान खान साहब को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये किसी भी हुकूमत के लिए, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, उसके लिए काबीना के अंदर की चप्पल। एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूँ मुख्तसर, इन सब के पीछे 3 लोग बैठे हैं, एंग्रो ग्रुप, AKD ग्रुप और लकी ग्रुप। अच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सब कुछ कह दिया ये आपने। सब कुछ ये इन्फ्लुएंस हो रहा है और असद उमर और अली जैदी इन्हीं की गेम खेल रहे हैं। जावेद, मैं एक बात कहूँ, प्राइम मिनिस्टर को शाबाश दो, कैसे कैसे लोगों को साथ लेके काबीना चला रहा है, और 3 साल से इंतहाई कामयाबी से काबीना चल रही है। तौबा। कोई आदमी जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। एक पर तो गालिबन कुछ नैब कुछ करने लगी है, वो जो हार गया सेनेट का इलेक्शन, और क्यों मोनिस को बनाया गया? अप्रूव कर दी है, उसकी नाम लेना हफीज शेख के खिलाफ मोनिस का मौकफ क्या है? हफीज शेख उस वक्त का FBR का चेयरमैन भी है, स्टेट बैंक का गवर्नर भी है, और उस FBR के चेयरमैन का बेटा इधर इस वक्त पाकिस्तान में एक एम्प्लॉयमेंट पोस्ट पे भी है। मोनिस को जो पंजाब में मोनिस को जो वजारत दी गई है, मोनिस उसके बारे में क्या कहता है? कहता है कि दुश्मन की अंधी तकलीद में कालाबाग डैम पर तनकीद करने वालों, अब तो आंखें खोलो, अपना नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों का सोचो, कालाबाग डैम बनाओ, मुल्क बचाओ। और यही चैलेंज है उसके लिए। मोनिस ये कहता है, एक तरफ हमारे सूबे में पानी की कमी है और दूसरी तरफ 70 मिलियन एकड़ पानी हम समुद्र में खुद ही बहा देते हैं। अब इरसा के चेयरमैन ने कह दिया है कि सूबों में पानी के झगड़े ख़त्म करने के लिए कालाबाग डैम बनाना ज़रूरी है। मोनिस क्या कहता है? एक मिनट देंगे जी प्लीज़। मैं 2 दफ़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एक मिनिस्टर बनने पर और दूसरा कालाबाग के बारे में जो स्टैंड लिया, और तीसरा उनके ध्यान पे कि अब उन पे कड़ा इंतजाम है, जो उन्होंने बातें की उस पे अमल का टाइम है। मोनिस कहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटता पानी, बढ़ती आबादी, बदलते मौसम, भारत की जहरीली आबी साजिशें पाकिस्तान को दरपेश शदीद आजमाइशें। इसका हल यह है कि पाकिस्तान फौरी नए डैम बनाए। और आखिर चौका वक्त नहीं मेरे पास, एक फिक्रा मैं और कहूँगा, एक फिक्रा मैं भी कहूँगा। आप पहले कर लीजिए। वो ये कि आसिफ जरदारी से जो परवेज इलाही की मीटिंग थी, ये आसिफ जरदारी से दूरी का ऐलान है, ये भी पॉलिटिक्स है, ऐलान नहीं है। अच्छा, ये नहीं सर, ये आपको नहीं शायद पता, ये बहुत पुरानी है, कोई मई की है, कोई जुलाई की है, उसकी कमिटमेंट है, ये उसकी कमिटमेंट है, वो उसका इजहार करता है, ट्विटर पे पढ़ा जा सकता है। ख्वातिन साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ुद आज की काबीना में जो बातें हुई बड़ी अहम हैं।
एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान पे पाबंदी बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। एक और डिबेट हुई कि क्या जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं इनको लाइव कवरेज दी जाए। फवाद चौधरी का कहना था इनको लाइव कवरेज दी जाए। एहसन इकबाल ने भी एक मौके पे कहा लाइव कवरेज दी जाए। ये मसला शुरू हुआ शहबाज शरीफ की उस पेशी के हवाले से जो एक अदारे में उनकी हुई, फिर वो उसकी वर्बैटम एक वज़ीर ने मुशीर ने उसको अनाउंस किया, तो एक नई डिबेट शुरू हुई कि वो वर्बैटम वहाँ तक कैसे पहुँची। तो फिर तजवीज़ आई कि चले फिर अगर वर्बैटम ही सुनना है किसी ने तो इसको लाइव कर दिया जाए। जी अंजम, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान पे पाबंदी बरकरार, क्या ख्याल है? पाकिस्तान ने, यूरोप ने अपने तजारती मफादात को महफूज करने के लिए ये फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला हमारा कौमी मुफाद भी है और ये फ़ैसला हमारा अंदरूनी इस्तेहकाम भी है। पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी जो है वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम को, इसके अमन व अमान को और इसकी डेवलपमेंट को एक ख़तरा है। और हमने जो है जब 2014 में 2014 में जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ तो हम सब ने प्रॉमिस किया था, सारी कौमी जमातों ने, कि ये जो शिद्दत पसंद बयानियाँ है इसके पैरेलल जो है एक पॉलिटिकल एक्ट के तौर पर एक पैरेलल बयानिया बनाया जाएगा, और जो मजहबी शिद्दत पसंदी है जिसका खौफ जो है वो मौजूद है, और ये बयानिया बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन मौजूद है, इसको काउंटर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये हमारी ज़रूरत भी थी। ये फैसला जो है दुरुस्त है। देखें, जिस तरह 3 महीने पहले टीएलपी ने अपने आप को बिल्कुल अवाम और पाकिस्तान के सामने खुला छोड़ दिया, पुलिस को मारा, उन्होंने अवाम उन्नास को मारा, मुल्क में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखना शुरू हो गई कि ये क्या पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी इस लेवल पे चली गई है। तो टीएलपी ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया उसने अपना नुकसान किया। एक तरफ वो अपने आप को पॉलिटिकली एक वायबल पार्टी के तौर पे लेके चलना चाह रहे थे, दूसरी तरफ वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए। इस वजह से उस वक्त भी हमने अपने शोज में यही बात की थी कि किसी किस्म ज़ीरो टॉलरेंस शो करनी चाहिए। आज अगर हम टीएलपी को इजाज़त दे दें कि वो इस तरह पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। बाकी रहेगी बात जो एहसन इकबाल वाली बात है और फवाद चौधरी वाली बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस चीज़ को लाइव कवरेज देनी चाहिए ताकि अवाम को पता होना चाहिए, अवाम में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, अवाम को समझना चाहिए कि हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे असम्बलियों में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इससे आपकी जमहूरियत को फ़ायदा ही होगा, और इससे जमहूरियत को जब फ़ायदा होगा तो मुल्क ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा और यह बेहतरी की तरफ जाएगा। जावेद, इस काबीना के इस इजलास में बहर साहब एक और फैसला भी किया गया है, वो है कि जो मसला अफवाज के एहलकार हैं 15% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई है। ये भी आपके लिए, ये आप ऑल टोल्ड 25% बन रहा है। 10 पहले अनाउंस हुआ था, 15 हुआ है, आज 15 दिए, पिछला मिला के 25 हो गया। हाँ, लेकिन इसको अगर आप मैरी करें इससे कि अगर आपको याद हो पिछला बजट जो था इस बजट से पहले, उस वक्त फौज की तरफ से ये इनिशिएटिव आया था कि हमारी तनख्वाहों में बेशक आप रेज ना करें, डिफेंस बजट भी आप रेज ना करें, आपको याद होगा ये वो उसको दोनों को मैरी करना चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूँ तहरीक लबैक के हवाले से। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो हमारी हुकूमतों में, इस वक्त की हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमतों में भी ये प्रॉब्लम रहा है कि वो कभी भी इस किस्म के रिलीजियस फितने को, इस किस्म की रिलीजियस डेवलपमेंट को टाइमली एड्रेस नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर वेस्ट की ख्वाहिश के ऊपर हम हाफिज सईद को अंदर भेज देते हैं जेल में, क्योंकि उसका कसूर कोई नहीं, ना इंडिया साबित कर सका, ना कोई कोर्ट साबित कर सकी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं हुआ, वहाँ से एग्जानरेट हुए वो, लेकिन वो जेल में है चूँकि अमेरिका की ख्वाहिश है ये, चूँकि हिंदुस्तान ये चाहता है। यही हाल टीएलपी का भी है। टीएलपी का जब ये फ्लेयर अप हुआ उस वक्त तो आपने एड्रेस कर लिया उसको, लेकिन उससे पहले जो कादरी साहब का जनाजा था उस वक्त आपकी आंखें खुलनी चाहिए थी ना कि इनको एंगेज करें, इनको मेन स्ट्रीम में लाए थे, कोई एक थे, इलेक्शन भी लड़े वो। इलेक्शन में तो आप देखें ना उनके वोटों की तादाद देखें। जब आप ये देख रहे हैं कि एक जमात को, चाहे वो रिलीजियस आउटफिट है, उसको पजीराई मिल रही है अवाम में, तो उसको मेन स्ट्रीम का धारा बनाए ना, उसको आप इस तरफ क्यों जाने देते हैं? पूरे पाकिस्तान में ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना। वोट देखे आपने उनके, लेकिन वोट देखे वो उस आगे संभाल नहीं सके। असल चीज जनाब दूसरा इसकी तरफ ये जो कह रहे हैं जी लाइव कवरेज कराएं,
हाई प्रोफाइल केसेस से। आई कैन वाउच के दे आर लाइंग, दे डोंट वांट दिस। क्यों? आप मुझे बताइए कोई एक केस अब तक पिछले 3 साल में जहां इनकी प्रोसिक्यूशन ठीक हो, जहां इनको कोई अचीवमेंट हुई हो, हर जगह शर्मिंदगी इनका मुंह चढ़ा रही है। इसलिए तो मैं समझता हूं कि इसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये मुनाफिकत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। तो इनको इस मुनाफिकत से निकलना चाहिए, ताकि जिस प्रोसिक्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उस प्रोसिक्यूशन में जब रिकॉर्ड आएगा, चीजें आएंगी, कवरेज आएगा, अवाम खुद फैसला कर लेगी। ये जो रोजाना की एक दूसरे पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मैंने मुखालफत नहीं की इसकी। मैं एग्री कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये चाहते नहीं है ये। इससे इफ्तिखार साहब जो सबसे अच्छी चीज़- अंजम बोलना चाह रहा है, एक बात है, अंजम बोलना चाह एक रहा है। आखिरी बात, ये जो हमारी सियासी पार्टियां, सियासी लीडर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इससे अगर ये अदालतों का मसला है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपने रूल्स में अमेंडमेंट करे, और यह बहुत जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग और तमाम अदालतों की प्रोसीडिंग बराह रास्त अवाम पे जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट भी इंप्रूव होगा, और इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव होंगी, इससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्रूव होगा, इससे पुलिस इंप्रूव होगी, और अवाम को जितना सच पता चलेगा लोग अपने आप को करेक्ट करेंगे। और लेकिन बात यह है कि अगर ये आ जाए तो इससे भला ज्यादा पाकिस्तान का ये लोगों को सच पता चले। अंजम की बात में बहुत वजन है। वो तो सियासी बातें थी ना कि उनको ह्यूमिलेट होता हुआ दिखाया जाए, सवाल किया जाए कि आपने ये किया, तो वो जो बॉडी एक्सप्रेशन है वो दिखाया जाए खुद होंगे। लेकिन अंजम की बात में वजन है। आप चाहते हैं शफाफियत, तो शफाफियत के लिए फिर तमाम अदालती निज़ाम को आप दिखाएं, ताकि लोगों को पता हो कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं इंसाफ मिलता, इंसाफ के रास्ते में रुकावट क्या है। ये तो बेहतरीन बात अंजम ने की है, और मैं अंजम की इस बात को सपोर्ट करता हूँ, अगरचे मैं जानता हूँ कि इसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अगर इसको मान लिया जाए तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपया वकील लेते हैं उनके भी लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, मुमकिन है उनकी रोज़ी में भी कुछ कमी आ जाए। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अफ़गानिस्तान अब काफ़ी दिन तक बात होती रहेगी, पहले भी कब नहीं हुई। जब से रूसियों को निकालने की कामयाबी का सिरा पाकिस्तानियों ने अपने सर लिया, तब से हम अफ़गानिस्तान के मामलात में ऐसे उलझ गए हैं, निकल नहीं पा रहे। और अब अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि वो डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात है। कौन कहता था यहाँ पे आके पेशावर में बैठो और पेशावर में तमाम दफातर कायम करो? आप आए थे ना खुद, पाकिस्तान ने तो नहीं मजबूर किया था ना कि आएँ यहाँ पे दफातर बनाएं, यहाँ पे फैसले करें, यहाँ पे जिरगे लगाएं। आप खुद सोचें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं अफ़गानिस्तान की नौजवान नस्ल से मुखातब हूँ, अपने मुल्क को बनाओ। ये एक बहुत अच्छा मुल्क था, तालीम थी, यूनिवर्सिटियाँ थीं, अच्छा निज़ाम था, अच्छा सेहत का निज़ाम था, टॉलरेंट सोसाइटी थी। ये कुछ बहुत पुरानी, सदियों पुरानी बात मैं नहीं कर रहा। तो बराए करम वापस जाइए उस अफ़गानिस्तान की तरफ, ये मेरी गुजारिश है। आई एम नो वन टू टेल यू, आई एम नो वन टू टेल यू, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आपका माजी जो मैंने किताबों में देखा है, जो मैंने तारीख में पढ़ा है, वो बहुत खूब था। और अब बुखारी साहब क्या किया जाए, वो अमेरिका चला गया। अमेरिका ऐसे ही भागता है, वियतनाम से भी ऐसे भागा, इराक से भी ऐसे भागा, बाकी मुल्कों से ऐसे भागता है। वो बताता भी नहीं वो कब जा रहा है। वो एक बयान जारी करता है कि मैं जा रहा हूँ, और वो भी जब आधी फौज जा चुकी होती है। देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चूंकि अमेरिका हमेशा हर जंग में बगैर एग्जिट स्ट्रेटजी के जाता है, इसलिए हर जगह से उसको जलील होकर निकलना पड़ा है। ये 3 तो बड़े मुल्क हैं ना जहाँ बहुत बड़ी जंगें हुई हैं। इसके अलावा भी अपना है, चाहे वो अंगोला है, जिस जिस मुल्क में उसने मदाखलत की है वहाँ से जूतियाँ खा के निकला है वो। तो ये तो खैर उनकी एक रवायत है। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए। क्या जो हमारी एंटीसिपेशन है, जो हम समझ रहे हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस समझ रहा है कि तालिबान जो है वो बस हुकूमत बनाने ही वाले हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये 2 हवाले से मुझे दुरुस्त नहीं लगता। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि जो बाइडन ने अभी कल कहा है
इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि तालिबान के साथ मुआहदा है ये कि वो काबुल पर काबिज नहीं होंगे। साथ उन्होंने कहा इसके साथ साथ वो जितने प्रोविंसेस वो कहते हैं हमने कैप्चर किए हैं उनके हेड ऑफिसेज, उनके दारुल खिलाफों में नहीं घुसे वो अभी तक। तो एक तो ये तस्वुर कि यहाँ तालिबान की हुकूमत होने जा रही है, ये खुद तालिबान की लीडरशिप कहती है। कल के उनके जो स्पोक्स पर्सन है शाहीन साहब, उन्होंने ये कहा कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि वहाँ सिर्फ तालिबान की हुकूमत होगी, वहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ देख के अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए और अलाइव रहना चाहिए कि जो सिचुएशन वहाँ डेवलप होने जा रही है, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। मैं और एक बात जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि तालिबान भी इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं पड़नी। देखें, पाकिस्तान के बगैर तालिबान या अफ़गानिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान क्या इस पूरे रीजन में, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया और इवन अमेरिका, इसके बगैर अफ़गानिस्तान में अमन हो ही नहीं सकता। तुर्की भी शामिल और तरक्की भी नहीं हो सकती। इसलिए ये नहीं, तुर्की शामिल कर ले। हाँ, और टर्की, इन सब को जब तक ये लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे उस वक्त तक पायदार अमन नहीं हो सकता। और जिस तरह आपने बात की, अमेरिका ने एग्जिट जिस स्ट्रेटजी के साथ किया है और जिस तरीके से उन्होंने अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी को 7-8 अरब डॉलर का प्रॉमिस किया है और वेपन की शक्ल में सप्लाईज भी आना शुरू हो गई हैं, तो एक बात हम सबको समझ आना चाहिए कि पीसफुल अफ़गानिस्तान अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तान और इकनॉमिकली स्टेबल होगा, इसलिए नहीं है कि सी पैक आपका चलना शुरू होगा, इसलिए नहीं होगा कि जो उसका पुराना दुश्मन है रशिया के इंटरेस्ट के वो यहाँ एक्सपेंड करें, वो एक्सपेंड करेंगे। बात ये है और ईरान इसी तरह। तो इस पूरे रीजन में जिस तरह निकले और जिस तरह उन्होंने एक चीज अनाउंस की है कि हम एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं, हमारे जहाज हमारे मौजूद हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने हमारे इंटेलिजेंस के सिस्टम हैं, जो कि आप सब समझते हैं CIA के टेंटिकल्स उधर मौजूद रहेंगे। और तीसरी बात, जिस वेस्टर्न एलाइज की आप बात करें, जितने काउंसलेट हैं अमेरिका उनके जरिए ऑपरेट करेगा। लेकिन तालिबान ने एक बड़ी क्लियर बात कर दी है कि वो किसी भी फॉरेन फोर्सेस को डिक्टेटरशिप नहीं कबूल करेंगे। नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं। उन्होंने कहा ये एग्रीमेंट का हिस्सा है, ना टर्की ना अमेरिका। जो अमेरिका ने अनाउंस किया है अराउंड 700 देयर फोर्सेस विल स्टे देयर, कोई एक सोल्जर वो कबूल नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो वो हमारे लिए ऐलान जंग होगा। अब देखिए अंजम, एक आगे भी बात है, इसको मुकम्मल कर ले। एक तो उन्होंने कहा, कमांडर है जनरल ऑस्टन, उसने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज जो है, उसने कहा कि मुल्क वहाँ से निकलेगा तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। एक बात और है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कही है और बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी हम तो पनाह गज़ीरों की आड़ में पाकिस्तान के जो मुखालिफ है उनको कबूल करने को तैयार हैं। तीसरी बात जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका कहता है कि मैंने कभी पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे नहीं, अब आप आएँ बताएंगे क्या है। देखिए, फवाद चौधरी ने कैबिनेट के इजलास के बाद आज ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ एक्सोडस का ख़तरा है, यहाँ अफ़गान महाजरीन के आने का ख़तरा है और हम पे बहुत दबाव होगा। आलमी ताकतों को और दूसरे ममालिक को हमारी मदद करनी चाहिए। और साथ में शाह महमूद कुरैशी का आपने बयान सुना दिया कि उनके साथ अफ़गान महाजरीन के साथ जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन भी आएंगे। और आज का अभी थोड़ी देर पहले का वाक़या है, मुझे अभी न्यूज़ 24 के न्यूज़ एडिटर ने बताया कि हंगू में एक कैप्टन शहीद हुआ है और दहशत गर्दों ने जो है वो एक कार्रवाई की, एक सिपाही भी। और कल आपने खुद बताया था कि अफगानिस्तान से तालिबान के जनाजे पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तानी थे और वो जुलूस और जो जनाजे का जुलूस था उसमें तालिबान के लिए नारे भी लगे। देखिए ये सीन शुरू हो गया है। पाकिस्तान को जो ख़तरा हो सकता था उसके आसार नहीं, उसके वाज़े डिमॉन्स्ट्रेशन मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बहुत होशमंदी के साथ, बहुत अकल के साथ जो है वो इसकी तैयारी करनी चाहिए और तालिबान पर दबाव डालना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो काबुल पे कब्जा नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो तालिबान पर दबाव डाले। पाकिस्तान के उनसे ताल्लुकात हैं
और पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर पाकिस्तान दबाव के में डाल- ताल्लुकात तो अफगान हुकूमत के अशरफ गनी के साथ भी हैं। अब- तो अशरफ गनी जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करता रहा है, मुझे तो हैरत पाकिस्तान मुझे, वो क्यों नहीं मुझे कर सका? हैरत हुई, मैंने आज एक बयान सुना है जो उनके तर्जुमान का है कि हम इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे, कैटेगोरिकली नाम इस्तेमाल करके। अच्छा, लेकिन बात यह है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत बना लें तो वो हुकूमत चला नहीं सकते, इसलिए कि ना वहाँ पर टैक्सेस हैं, ना वहाँ पर रेवेन्यू है, ना वहाँ सिस्टम है। उसे पाकिस्तान की और बैनुल अक़वामी इमदाद की ज़रूरत होगी। इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान को तशद्दुद से बचाया जाए। पाकिस्तान में तशद्दुद नहीं आना चाहिए, हमें इसका बंदोबस्त कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।